दिस इज शायान स्पीकिंग एंड बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप ऐप का। तो अब सबसे पहले ना कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो टीममेट्स कौन कौन है। सबसे पहले मैं हूँ CMS 2293 उबैदुल्ला खान 2417 और इंजमामुल हक मेरे हमारे टीममेट्स हैं। तो सर बेसिक बात ये थी ना कि सबसे पहले बात आती है कि आइडिया की। तो हम ना इस आइडिएशन स्टेट में ये बताएंगे कि हमारा आइडिया क्या है। और बेसिकली ना हमारा आइडिया ये है कि एक ऑटोमोबाइल ओनर जो है ना वो एक ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ना एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक की सर्विसेज को हायर करेगा। और जो कस्टमर जो वो सर्विसेज जो है ना उसको हायर करेगा वो उसकी फर्दर डिटेल देख सकेगा, जिसमें मैकेनिक की प्रोफाइल, रेटिंग और जो रिव्यूज़ हैं जो उसे पास्ट कस्टमर्स ने दिए होंगे ना वो सब देखेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ ना कि जब भी हम कभी ना हमारी कोई गाड़ी खराब हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए, हम किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो हमारी बेसिक नीड ये होती है ना कि यार मैकेनिक जो है ना वो काम अच्छा करे। और हमें ये नहीं पता होता कि यार ये मैकेनिक अच्छा काम करता है या नहीं करता। तो इस मामले में ना ये कस्टमर की बहुत हेल्प होगी कि उसे पता होगा कि यार इस जो है मैकेनिक की जो रेटिंग है इस ऐप पे वो इतनी है। और फिर उसे आइडिया हो जाएगा, वो उसे जज कर सकेगा कि यार कितना मतलब कि किस किस तरह से ये बंदा काम करता है, सही करता है या नहीं करता। अब जो है ना हम इस आइडिया में ना सिर्फ क्या कहते हैं कस्टमर को ना वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम साथ साथ जो वैल्यूज़ है ना वो मतलब कि ना मैकेनिक को भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ना ये जो इतना बड़ा एक मार्केट है, ह्यूज मार्केट है ये कस्टमर्स की जो ऑटोमोबाइल की। तो उससे होगा ये कि जो मैकेनिक है ना वो भी अपने जो बिजनेस है ना उसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर सकेगा। अब बेसिक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम किस वजह से आई, जिसकी वजह से हमने ये सोल्यूशन सोचा कि यार हमें ये इसका ये सोल्यूशन लेके आए इस प्रॉब्लम का। तो सर मेन प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं और मेरी टीम ने सर्वे किया था और हमें ना इस बात से हमने एग्री किया था कि यार जब भी कभी हमारी ना कभी गाड़ी कोई मतलब कि हम कहीं जाते हैं, हमारी गाड़ी कोई रास्ते में ख़राब हो जाती है तो हम या तो उस गाड़ी का मैकेनिक जाते हैं, मैकेनिक को लेके आते हैं और फिर लेके आने के बाद उसको फिर वो मतलब कि ना वो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या अगर वो उसको नहीं लेके आते आप किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं या कि मैकेनिक फिर आता है और आके फिर ना फिर आपके मसला हल करता है। ठीक है। तो और दूसरी बात ये ना कि हमारा जो पर्सोना था ना, जो हमारा मैकेनिक था, उसने भी ये बात की थी कि ना अक्सर ये इश्यूज आते हैं कि जब वो गाड़ी खराब हो जाए और जब इस तरह का कोई सीन हो जाए तो बेसिकली ना इस तरह होता ही है कि जो मैकेनिक है ना वो अपना जो पोटेंशियल कस्टमर होता है ना वो एक लूज कर जाता है। और वो किस तरह लूज कर जाता है कि समटाइम्स मैकेनिक अपना किसी काम में बिजी है, ठीक है, किसी भी मतलब कि अपने किसी दूसरे काम में बिजी, और उसे कॉल आती है कि यार इस इलाके में यहाँ पहुंचो, तो वो वहाँ पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है। तो वो मैकेनिक जो है ना अपना जो है ना पोटेंशियल कस्टमर लूज कर जाता है। तो इस वजह से हमने ना मतलब कि ये सोचा था कि यार ये ऐसा सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें जो जो मतलब कि फर्दर हमें वो हेल्प करे और हेल्प आउट करे। इसके बाद ना हमारे पास आता है कि हमारे पास ना क्या कहते हैं कि हम ही क्यों, ठीक है, वायस। सर बेसिकली ना ये इसकी मैं आपको एक एक हमने सर्वे किया था, ठीक है। और तो उसमें हमें पता लगा था कि एक ऐप है, ठीक है, मतलब ना उसका नाम है मैकेनिक उस्ताद, ठीक है। तो वो करती है ना कि वो जो मैकेनिक को ना उसे हायर करती है, बजट पे हायर करती है, मींस के ना उसकी मैकेनिक की एक फिक्स सैलरी होगी। और मैकेनिक जो है मतलब कि अपना उस सैलरी की बेस पे उस सैलरी के से एक्सपेंड नहीं हो करके वो काम नहीं कर सकेगा। तो अब हमने ये किया कि हमने ना लोकल मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि उस जो वो बिजनेस मॉडल था ना उसमें सारा जो प्रॉफिट था वो कंपनी को जाता था। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं ना उसमें हमें भी प्रॉफिट आएगा और साथ साथ मैकेनिक को भी आएगा। मैकेनिक को इसका प्रॉफिट आएगा कि हम लोकल मार्केट के मैकेनिक को टारगेट करेंगे, ठीक है, और वो जाके अपना काम करके और अपना मतलब कि जो है ना अपनी वो वैल्यूज जो है ना वो ले सकेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो असल में ना हम जो कस्टमर को ना वो उसके वैल्यू प्रोवाइड करें उसके पैसों की जो, और साथ साथ मैकेनिक को भी हम सर्विसेज दे रहे हैं और साथ साथ कस्टमर को भी। अब हमने ना दूसरी बात के ना ये आईडी क्यों है, यानी कि इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस क्यों है, एंटरप्राइज क्यों है? सबसे पहले कि सर ये जो बिजनेस मॉडल था ना, ये जो हमने ये करना चाहा है ये पहले किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। चूंकि
एक बिजनेस मॉडल जो वो इन्वेंट किया था जिस तरह के ये मैकेनिक उस्ताद ने, लेकिन इस तरह का बिजनेस मॉडल जिस तरह हम सोच रहे थे ना, इस तरह किसी ने नहीं इम्प्लीमेंट किया था। और दूसरी बात ये कि हम एक लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे थे, और तीसरी बात ये कि ना कि जो कस्टमर जो था ना वो मैकेनिक को पे करेगा, और हम कुछ परसेंट जो है ना अपनी सर्विसेज के जो हम वो चार्जेस लेंगे। और उसके बाद जो इसके लिए ना आपको मैकेनिक को ना कोई परमानेंट वर्कशॉप इंडस्ट्री कोई इस तरह की चीज़ें कोई रिक्वायर नहीं थी। अगर उसके पास ये चीज़ें हैं तो हम उसे मतलब कि वो वेल एंड गुड है। अगर उसके पास नहीं है तो फिर हम वो सर्विसेज हम उस मैकेनिक को भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो बेसिकली हमारी एक इन्वेस्टमेंट होगी कि मैकेनिक को अपने सर्विसेज दी हैं और फिर वो आपके लिए काम कर रहा है। उसके बाद सर हमने अपने टारगेट कस्टमर को ना आइडेंटिफाई करना था। तो सर हमारा जो प्राइमरी टारगेट था ना, हमारा जो पहला टारगेट था हमारा, ठीक है। दो हमारे कस्टमर से, एक हमारा प्राइमरी कस्टमर जो था वो क्या कहते हैं मैकेनिक था, और दूसरा जो हमारे पास सेकेंडरी कस्टमर था वो हमारे पास ना वो था जो मतलब कि ड्राइवर हो गया, ऑटोमोबाइल ड्राइवर हो गया इस तरह। उसके बाद सर अब हम बेंचर मार्केट की बात करते हैं कि हमारे जो सेगमेंट थे ना उनमें बीचर मार्केट में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो कार इंजन रिपेयर जो है ना वो हमारा बीचर मार्केट है होगी। और फिर जो ये हमने पर्सोना सेलेक्ट किया था ना, वो हमने एक एक्सपीरियंस जो मैकेनिक थे वो उन्होंने हमें उनको हमने अपना एक पर्सोना सेलेक्ट किया था, और वो उनकी ना मतलब कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई थी, और काफ़ी मतलब कि हमारी हेल्प की थी कि जो हमें ना हाई लेवल स्पेसिफिकेशन को ना मतलब कि उसको और बेहतर से बनाएं। और उसमें बार बार उनकी ना आइट्रेशन हुई थी, क्योंकि वो बार बार चीज़ों को ना क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए। फिर उसके बाद सर अब बात आती है कि हम अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर हम ना अपने कस्टमर के लिए ये कर रहे थे कि मैं ये फर्दर मैं ना आपको आगे एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि हमने अपने कस्टमर के लिए क्या किया, कि एक्टिव कौन कौन सी उसकी प्रॉब्लम्स उसे फेस हो रही थी, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमने कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। ये एक्टिविटी डायग्राम आ गया। तो सर सबसे पहले होता ये था कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी कि कार ख़राब होगी, कार ओनर जो है वो मैकेनिक को कॉल करेगा। अगर मैकेनिक उस टाइम पे इंगेज है तो तो फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर वो इंगेज नहीं है तो वो फिर मतलब कि कोई दूसरे मैकेनिक को, जूनियर मैकेनिक को भेजेगा या खुद आ जाएगा। अगर वो इंगेज है तो वो मतलब कि ना रिफ्यूज़ कर देगा ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब और उसके बाद जो है कस्टमर इंक्वायर अबाउट मोर मैकेनिक, फिर कस्टमर ये करेगा कि वो फर्दर मोर मैकेनिक्स को वो रीच करने की कोशिश करेगा, या अपने फ्रेंड्स और फैमिली की करेगा। जब उसकी ना गाड़ी ख़राब हो जाती थी या इस तरह का सीन होता था, तो अगर वो उसे उसे वहाँ से उसे कांटेक्ट मिलता है तो मैकेनिक आता है, मैकेनिक के पहुँचने का टाइम, फिर उसके बाद अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो किसी और को डील करेगा। तो बेसिकली ना हमारी ये प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे बताई थी कि हमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी बेसिकली इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए। हमने मतलब कि जैसा कि रीज़न थी कि हमारा मैकेनिक जो है ना कस्टमर को रिफ्यूज़ कर देता है कि टाइम में। तो जो है हमारे मैकेनिक जो है ना वो एक अपना भाई पोटेंशियल कस्टमर को लूज़ कर लेता है। दूसरी बात ये थी कि ना हमारा जो कस्टमर है ना वो मैकेनिक को पे करता है, और हम उसमें ना मतलब कि कुछ लेते हैं, कुछ उसके पर्सेंट लेंगे हम अपनी सर्विसेज के। और अगर कस्टमर प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाती है तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। फिर ये हमारा सॉल्यूशन था कि जिसमें हमने प्रोवाइड किया था कि जब वो कि कार ब्रेक डाउन होगी तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम ऐसा क्या प्रोवाइड, तो ये हमारा तो सर प्रोडक्ट की जो अलाइनमेंट थी पर्सोना की, कि हमने विजुअल प्रेजेंटेशन बनाई कि कस्टमर को कैसे उसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मतलब कि जो हमें सारी हमारे पर्सोना ने जो हमने बताया था कि वो सीनियर मैकेनिक थे, जो उनने जो बातें बताई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बोला था। फिर उसके बाद हमने अपने जो सारे स्टेप्स थे ना अपने पर्सोना को बताए। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो सेटिस्फाइड थे इस प्रोसेस से, और उन्होंने फिर हमें सेटिस्फिकेशन दी कि यार हम सेटिस्फाइड हैं, ये काम ठीक है। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर उन्होंने हमें उनमें ना कुछ क्रिटिसाइज़ किया, और फिर हमें उनकी आइट्रेशन करनी पड़ी, और फिर वहाँ से अप्रूव करके हमने ये सारी वो की हैं कैलकुलेशन। अब सर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट अलाइनमेंट है। अब बात आती है कि ना हमारे कोर की, कि हमारा कोर क्या होगा।
ठीक है सर, हमारी जो ना कोर है वो बेसिकली ये है कि मैकेनिक हमारे साथ रजिस्टर होगा और एक प्रॉपर टेस्ट के थ्रू रजिस्टर होगा। और फिर उसके बाद ना जो उसकी सिलेक्शन होगी वो एक बोर्ड ऑफ मैकेनिक्स मतलब के करेंगे। और अगर मैकेनिक के पास, और दूसरी बात ये कि ना सर, अगर मैकेनिक के पास अपना वर्क स्टेशन और अपने स्टाफ है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो फिर हमारी जो कंपनी होगी वो उसे प्रोवाइड करेगी एज मतलब कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और फिर इसके बाद कोर हमारी यूनिक इस वजह से है ना कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे ना वो मतलब कि ना उन्होंने एक अलहदा बिजनेस मॉडल यूज़ किया था जिसमें वो ना मतलब कि मैकेनिक्स को बैचेस पे ले रहे थे, लेकिन हम ना लोकल मार्केट को टारगेट करके उन एज अ मैकेनिक्स के साथ पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट बेस उस तरह का एक बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे। अब सर बात आती है कि हमारा कस्टमर ना के प्रोडक्ट के कैसे एक्वायर करेगा। अब ये कस्टमर डिसीजन मेकिंग यूनिट है ना, अब ये एंड यूज़र हमारे पर्सोना है। और अब हमारा काम मार्केट में, जब हम मार्केट में घूमते हैं ना तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि मैकेनिक मिले, उन्होंने हमें जो हमारे हमें मैकेनिक जो मिले थे वो हमारे थे मिर्ज़ा नईम अहमद मुगल। यही हमारे क्या कहते हैं कि मैकेनिक भी थे और यही हमारे मतलब कि ना इकोनॉमिक बायर भी थे, और यही हमारे चैंपियन भी यही थे। अब उसके बाद इन्होंने ना हमारी मतलब कि काफ़ी हेल्प की एंड क्योंकि ना बेसिकली एंड यूज़र यही थे। अब इसमें ना डेमोग्राफिक्स एंड क्या कहते हैं फिजियोग्राफिक्स है। अब इसमें जो स्टेजेस हैं ना इनकी लाइफ साइकिल, अब जो इनके, अब मैं जो है ना कि कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को एक्वायर करेगा सर, बेसिकली ना वो 10 स्टेजेस एंड 10 लाइफ साइकिल है कि मतलब कि अब हम जैसे देखें ना कि पॉइंट नंबर 5 है कि कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को एक्वायर करेगा। तो वो इस तरह एक्वायर करेगा कि वो जो कमीशंस हैं वो कमीशंस मतलब कि कमीशंस के थ्रू, यानी कि जो मैकेनिक है वो अपनी जाके उधर का काम ठीक करके हम उस मैकेनिक से मतलब कि हाउ डू यू पे, हम उसे कैसे वो लेंगे, तो कमीशंस के थ्रू या वो रजिस्ट्रेशन फी के थ्रू। और उसके बाद अब पॉइंट नंबर 7 आता है कि हम अपनी ना वैल्यूज़ कैसे अपनी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। तो हम इस तरह लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है ना वो कंपैरिजन करेगा कि कितनी सेल्स फर्स्ट मंथ में हुई हैं, कितनी सेल्स सेकंड मंथ में हुई हैं और कितनी सेल इससे पहले होती थी। फिर हम उसे कंपैरिजन करेंगे कि हमारे मतलब कि क्या हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसी तरह ये सारे स्टेप्स है प्रोसेस टू एक्वायर अपने कस्टमर के, कि आपका कस्टमर जो है ना किस तरह आप उसको अपने पेइंग कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। फिर सर हमने ये उसके एक प्रॉपर वो लिस्ट बनाई थी कि हम सेल्स को कंपेयर करेंगे अपने सिस्टम के अपने सिस्टम के थ्रू के जो पहले सेल्स जनरेट हुई हैं और फर्दर सेल्स जनरेट हुई हैं। हम फिर रिव्यूज़ को रेट करेंगे, हम मतलब कि कस्टमर की अमाउंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर हम हमारे पास हम परसेंट ऑफ सेल होगा, हर कमीशन होगा हर सेल में, और रजिस्ट्रेशन फी होगी। तो सर इसके बाद अब आती है सेल्स फनल आती है हमारे पास। तो सेल्स फनल में ना सर बेसिकली सेल्स फनल ये होती है कि अब इसमें हमारा एक एक्शन अप्लाइड होते हैं। इसमें हम बताएंगे कि सारे के कौन से स्टेज पे कौन सी जगह कस्टमर कौन से मतलब के क्वेश्चन करेगा, और हम अपने एक कस्टमर को लीड से हम अपने एक एवेंजलिस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे ना कि सबसे पहले आती है लीड आइडेंटिफिकेशन आती है। लीड आइडेंटिफिकेशन में हम मतलब कि अपने सिस्टम के एड्स चलाएंगे, टेलीविजन पे हम इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जब आपका कस्टमर सस्पेक्ट कैसे बनता है। तो सस्पेक्ट बनाने के लिए ना उसे हम बताएंगे कि कस्टमर हम पूछेंगे कि कस्टमर क्या किस लिए देख रहा है, मतलब कि क्या देखना चाह रहा है, कि कस्टमर का प्लान क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है प्रोडक्ट में। फिर कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स आता है। प्रोस्पेक्ट्स में हम कस्टमर को बताते हैं कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, हम उस सर्विसेज की क्या सर्विसेज की वजह से वो क्या वैल्यूज़ उठा सकता है। फिर हम उसे ब्रीफ डिटेल बताएंगे कि जो वैल्यूज़ वो गेट करता है। फिर उसके बाद सर हमारे पास एक कस्टमर फिर प्रोस्पेक्ट की बात क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट वो तब बनेगा कि जब हम उसे ना प्रॉपर और क्लियर डिस्क्रिप्शन देंगे सर्विसेज की, चेंजेस की। फिर हम उसे एक्नॉलेज करेंगे कस्टमर को कि हमारे पास कोई हिडन चेंज चार्जेस नहीं है। फिर उसे हम मतलब कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और उसे उसे फिर क्वालिफाइड मैकेनिक से वो करेंगे। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट के बाद वो कस्टमर बनता है, जिसका जब कस्टमर वो बनेगा तो उसे हम बताएंगे कि कितनी परसेंट पे हम मतलब कि सेल कमीशन उठा रहे हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी टाइम कितना है। फिर जब हम वो सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने के लिए ना उसे हम कस्टमर को मतलब कि एक प्रॉमिस सर्विसेज एंड उसकी वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसे जब वो एवेंजलिस्ट के पॉइंट पे आएगा तो वो हमारा जो वही कस्टमर है ना वो
डिफरेंट कस्टमर्स को मतलब कि डिफरेंट और लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता रहेगा। इस तरह हम अपने कस्टमर को ना एक लीड से एक इवेंजलिस्ट तक लेके जाएंगे। सर फर्दर ऑन अब कैसे अपनी वैल्यू बना सकते हैं इसके बारे में बैदुल्ला आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुल्ला खान है और मैं अब आपसे आगे कैरी ऑन करूँगा। सबसे जो मेन मकसद होता है हमारा किसी भी बिजनेस को चलाने का, वो होता है हमारा कि हम उससे मनी कैसे बनाएं। ज़ाहिर है हमारा कोई भी जो बिजनेस होता है उसका मेन मकसद होता है कि हम उससे मनी कैसे बनाएं। और ज़ाहिर है उसको उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो कि हमारे सबसे ज़्यादा मतलब मोर से मोर कस्टमर्स कैसे होंगे, ठीक है, और हमारा बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा। अब ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई बहुत बहुत कम जिसको कहते हैं और ऑनलाइन काम चलता है। अब इसमें जब हम ऑनलाइन किसी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स का होना मुमकिन है। इसमें अब दो तरह की बात आ जाती है कि अब इसमें रिस्क रिस्क फैक्टर आता है और एक ये आता है कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है। रिस्क फैक्टर इसमें बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि ये ऑनलाइन काम बहुत कम है, जिसकी वजह से जाहिर है हमारे कस्टमर्स का ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और इसमें एक डिसीजन मेकिंग यूनिट भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन में जहाँ तक बात आती है, इसमें कोई ज़्यादा ऑनलाइन काम नहीं चल रहा। इसमें एक मैकेनिक उस्ताद के नाम से एक साइट चल रही है। उसमें भी ये है कि जो मैकेनिक्स हैं उनको पे उनको हायर किया जाता है, और जिससे कि मैकेनिक को कोई खास फ़ायदा नहीं होता और ना के फिर आगे कस्टमर को फ़ायदा होता है। और इसलिए हम लोग ये जो सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम है जो हमारा, इसमें ये होगा कि हमारा जो मैकेनिक है उसको हर काम पे उसको पे मिलेगी, और साथ ही कस्टमर को भी हर काम की अलग मतलब वो पे फैक्टर बताया जाएगा। और इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, मतलब ओनर का ये फ़ायदा होगा कि वो दोनों कस्टमर से भी और मैकेनिक से भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज लेगा उसकी उनके काम की और उसकी पे की। सपोज कि अगर इंजन का काम खुल जाता है, काम थोड़ा ज़्यादा है, उसमें ये होगा कि 1% हम मैकेनिक से भी ले लेंगे और कुछ परसेंटेज हम यूज़र से भी ले लेंगे, ताकि दोनों का फ़ायदा हो। इसमें अब आ रहा है ये बिजनेस मॉडल। इसमें तीन चार चीज़ें, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, कमीशन ऑन ईच सेल है, और डोर स्टेप सर्विस चार्ज है। इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी होगी वो हम एक टाइम का होगा, मतलब जब एक कस्टमर या एक मैकेनिक रजिस्टर होगा सिर्फ एक टाइम उससे फ़ी ली जाएगी। और बाकी जो और ये उसकी फ़ी होगी कि उसको हम ये ऐसा प्लेटफॉर्म उसको दे रहे हैं, ये उसकी फ़ी होगी। इसमें ये तीनों चीज़ें, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कमीशन ऑन ईच सेल एंड डोर स्टेप सर्विस चार्जेस। इसमें ये प्राइसिंग होगी है, व्हाट विल यू वन टाइम चार्जेस फॉर ईच कस्टमर इनिशियल। ये हम लोगों ने कुछ वैल्यू सेट कर ली है कि ये हमारी ईच टाइम चार्जेस होंगे। इस तरह के 1800 रुपया इधर लिखा हुआ है, और इसका ये एक होगा कि वन टाइम चार्ज माइनस मार्जिनेबल प्रोटेक्शन कॉस्ट, और फिर डिवाइड बाय वन टाइम चार्ज। ये हमारा प्रोसीजर होगा। इसमें ये हमारी ये प्राइसिंग सेट करने का जो वे है वो यही होगा। और अब ये हमारा कैलकुलेट एलटीवी है। इसमें ये होगा कि वन टाइम रेवेन्यू अमाउंट होगी, वन टाइम रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन जो कि 1% होगा, फिर वन टाइम रेवेन्यू प्रॉफिट होगा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह रिकरिंग रेवेन्यू अमाउंट होगी, और रिकरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन होगा, रिकरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें रिकरिंग रेवेन्यू अमाउंट और रिकरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर अदर रेवेन्यू अमाउंट आ जाएगी। फिर इसी तरह अदर रेवेन्यू प्रॉफिट में इसको अदर रेवेन्यू अमाउंट और अदर रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह करके ये हमारा जो प्राइसिंग होगी वो सेट हो जाएगी। इसमें तीन किस्म के वो आएंगे, शॉर्ट टर्म जो कि तकरीबन 1 साल का होगा, मीडियम टर्म जो कि 2 साल की होगी, और लॉन्ग टर्म जो कि 3 साल का होगा। इसमें जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी वो भी हमने सेट कर ली है।
वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और उसका होगा। और इसमें ये सब कुछ बेस्ड ऑन एनालिसिस है, मार्केट प्राइस विल बी अप्लाइड। और इसमें ये होगा कि सेल्स एक्सपेंस, मार्केट मार्केट एक्सपेंस और इंस्टॉल बेस्ड सर्विसेज और न्यू कस्टमर डिवाइड बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग चार्जेस, ये सारे फार्मूलाज यूज़ करके तो ये हमारी इसमें प्राइसिंग अप्लाई होगी और इनकी जो सैलरीज हैं और ये इनको दी जाएंगी। इसमें हमारा अब आ जाता है एस्टिमेट द कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी तीन तरह के वो होंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया, जो हमारी एडवर्टीजमेंट के खर्चे आ जाते हैं और मार्केटिंग के खर्चे आ जाते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और ये इसमें ये ऑल सेल एक्सपेंस पीरियड होगा, ऑल मार्केट एक्सपेंस पीरियड होगा, टोटल एक्सपेंस पीरियड होगा। इसमें ये सारे मिला के खर्चे तो ये हमारा निकल आएगा। अब हम आ जाते हैं एस्टीमेट कोका पे। कोका, ये इसमें ये है होगा कि ये ईयरली बेस्ड होगा कि आपका सालाना इसमें काउंटिंग होगी। और इसमें डिज़ाइन, वर्ल्ड प्रोडक्ट, अजम्पशंस और अजम्पशंस करेंगे जिससे हम लोगों का ये निकल आएगा। और इसमें रिजल्ट्स जो हमने जनरेट किए हैं ये सारी अजम्पशन से जनरेट किए हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि इसमें एलटीवी ज़्यादा है कोका से। तो ये हमारा एक जिसको कहते हैं सक्सेसफुल कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल है। और ये हमारा वो है ग्राफ है जिसमें कि हमने इन दोनों को वो कुछ किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है एलटीवी वर्सेस कोका को। अब ये ओवरऑल अजम्पशंस हैं, इसमें भी ये आ जाता है, रिस्क लेवल आ जाता है, अजम्पशंस आ जाती हैं, रिलेटेड स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें कि परसोना आ जाता है, एस्टिमेशन विद कोका आ जाता है, हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आ जाती है, वैल्यू स्पेसिफिकेशन आ जाती है। इसमें प्रायोरिटी बेस्ड स्टेटमेंट आ जाता है। हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आया कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी परसोना के मुताबिक ये पूरी उतर रही हैं। ये हमने आइट्रेट करके वैल्यूज़ देखी हैं, और अगर नहीं पूरी उतर रही तो हम हमारी ये जो इसका रिस्क लेवल लेवल है इतना हाई होना चाहिए कि ये हमारी फिर से ट्रेड कर सके, नहीं तो हम इस लेवल पे फंस जाएंगे और फिर हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। ठीक है। टेस्ट की ओवरऑल एजम्पशंस होगी। इसमें भी यही बात है कि हमारी जो इटरेशन वैल्यूज जो होनी चाहिए वो इटरेशन के बाद इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ताकि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। ये अब आगे जमाम कंटिन्यू करेंगे। Assalamu alaikum, sir. My name is Ismam, and I am going to discuss further. Here is a question: how do you scale your business? इसमें यह है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं, या फिर इसको फर्दर किस तरह इसमें इन्हेंसमेंट ला सकते हैं, या कौन सी इस तरह की टेक्निक्स पर हम यूज़ करेंगे जिससे आपका बिजनेस और भी ब्रॉड होगा और आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास कुछ फॉलो ऑन मार्केट्स हैं जिसमें हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो है बीच हेड मार्केट। बीच हेड मार्केट में आ जाता है ऑटोमोबाइल इंजन रिपेयर्स। तो देन नेक्स्ट फर्दर जो इसमें आगे फॉलो ऑन मार्केट्स हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर, ऑटोमोबाइल टायर रिपेयर, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल रिपेयर, ऑटोमोबाइल इंटीरियर डेकोरेशन। ये एक लिस्ट थी इनकी, इसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नाउ हमारे पास आ गई हैं एडिशनल मार्केट्स। एडिशनल मार्केट्स में हमारे पास जस्ट टू आती हैं। इसमें आती हैं हमारे पास ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल बॉडी पार्ट्स। मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गई इंडिविजुअल वर्कशीट। इसमें यह है कि हमारे पास फॉलो ऑन मार्केट सेगमेंट्स को हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए ये प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर। इसमें पास हमारे पास आ जाता है एस्टिमेटेड यूज़र, मीन्स कि इसमें हमारे पास एस्टिमेटेड यूज़र आ जाते हैं। इसमें टोटल हमारे पास हैं 5000। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ईच यूज़र जो पर ईयर हमारे पास रेवेन्यू कितना देते हैं वो होते हैं हमारे पास 3000। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल एड्रेसेबल मार्केट रेंज,
ये आती है हमारे पास 15 मिलियन। एनुअल ग्रोथ रेट इसका हाई है और दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर आवर बिजनेस। देन मूव टू नेक्स्ट। ऑटोमोबाइल इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें भी सेम जिस तरह पीछे वाली स्लाइड में मैंने जिक्र किया, एस्टिमेटेड जो यूजर्स हैं वो इसमें भी सेम है 5000, और इसके जो पर ईयर जो रेवेन्यू देता है ये 2000 देता है। इसमें जो होता है एस्टिमेटेड जो इसकी रेंज है वो इसकी है इसके 10 मिलियंस। एनुअल ग्रोथ रेट इसका हाई है और दिस इज आल्सो प्रॉफिटेबल फॉर आवर बिजनेस। देन मूव टू द नेक्स्ट। ऑटोमोबाइल टायर रिपेयर, इसमें जो एस्टिमेटेड यूज़र हैं सेम उसी तरह मीन्स कि 5000 आ जाते हैं, बट इसमें जो आपके पास जो इसका पर ईयर रेवेन्यू आता है वो 80 है, जो कि बहुत कम है। इसका जो एस्टिमेटेड जो इसकी रेंज है वो जस्ट इसकी 4 लाख है, जो कि कम है। और बाकी जो इसकी एनुअल ग्रोथ है वो भी लो है, और ये हमारे मीन्स के बिजनेस के लिए उस तरह प्रॉफिटेबल नहीं है जिस तरह हमने पीछे डिस्कस की। नो हियर आर द सम वर्कशीट्स जिसको हमने इस जिप फाइल में अटैच किया हुआ है, और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।